चलिए आज बात करते हैं एक 5 साला प्लान की। एक ऐसा प्लान जो खास तौर पर इंडियन मिडिल क्लास के लिए है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं होंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये। शुरुआत इसी दमदार बात से करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हम अपनी फाइनेंशियल सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी प्लान काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना 2 दोस्तों की कहानी से समझते हैं, रोहित और अमित। अब देखिए, दोनों की उम्र सेम है, सैलरी भी बिल्कुल एक जैसी 35,000 रुपीज महीना, लेकिन पैसों को देखने का जो उनका तरीका है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। रोहित का फॉर्मूला क्या है? सैलरी आई, खर्चे हुए और महीने के आखिर में बचा सिर्फ स्ट्रेस। वहीं अमित का फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा है। सैलरी आई, पहले इन्वेस्ट किया और फिर जो बचा उससे खर्चे किए। और बस यहीं पर हम उस जाल में फंस जाते हैं जिससे ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज जूझ रही हैं, मतलब पे चेक टू पे चेक जीना। ये एक ऐसा चक्कर है, पैसा आता है, चला जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं, लेकिन यही असलियत है। सोचिए, हर 10 में से 7 लोग सैलरी खत्म होते होते स्ट्रेस में आ जाते हैं। 65% लोगों के पास तो कुछ महीनों का इमरजेंसी बैकअप तक नहीं है। और सबसे डरावनी बात, रिटायरमेंट के बाद 90% लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमारा गोल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि करोड़पति बनना है, नहीं। इसका असली मतलब है चॉइस की पावर होना। मतलब अमित की तरह ये आजादी होना कि अगर नौकरी टॉक्सिक हो गई है ना, तो बिना डरे उसे छोड़ सके। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब है ये 5 स्टेप का प्लान। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो पहला स्टेप, और ये स्टेप इन्वेस्टिंग या सेविंग का नहीं है, नहीं, ये है सच्चाई का सामना करने का। जैसा रिच डैड पुअर डैड में सिखाया गया है, असली गेम ये नहीं है कि कमाया कितना, असली गेम तो ये है कि कमाए हुए पैसे का किया क्या। तो इस रियलिटी चेक के लिए ना 3 सवालों के बिल्कुल साफ साफ जवाब चाहिए। पहला सवाल, असल में हर महीने जेब में आता कितना है? बिल्कुल एग्जैक्ट। दूसरा, और ये शायद सबसे जरूरी सवाल है, मेरा पैसा जाता कहाँ है? इसके लिए बस 30 दिन तक हर एक छोटा बड़ा खर्च लिखने का कमिटमेंट करना होगा। और फिर आता है तीसरा सवाल, जो अक्सर हमें अनकंफर्टेबल कर देता है, कितना पैसा है जो बस यूं ही बर्बाद हो जाता है? जब नंबर सामने होते हैं ना, तो बहाने बनाने की जगह नहीं बचती। अब क्या करना है? अपने सारे खर्चों को इन 3 बास्केट्स में डालना है। पहला, जरूरतें जैसे किराया, राशन, बिल्स जिन्हें टाल नहीं सकते। दूसरा, चाहतें, मतलब बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, जो अच्छा तो लगता है पर जरूरी नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, वेल्थ किलर्स। ये वो खर्चे हैं जहां से पैसा चुपचाप लीक हो रहा है, जैसे फालतू की सब्सक्रिप्शंस या हाई इंटरेस्ट वाली EMI। देखिए, इस एक्सरसाइज का मकसद खुद को रोकना नहीं है, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल वापस पाना है। अच्छा, जब अपनी फाइनेंशियल हकीकत साफ साफ दिखती है ना, तो थोड़ी घबराहट होना नॉर्मल है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हमारा अगला स्टेप यानी स्टेप 2 इसी घबराहट को दूर करने के लिए है। जैसा द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा गया है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, बल्कि खुद को फाइनेंशियल झटकों से बचा पाना भी होता है। तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, हमें कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना है। और ये पैसा एक बिल्कुल अलग सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, जिसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही छूना है, जैसे जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। और हाँ, सुरक्षा की बात चली है तो एक बहुत बड़ी गलती से बचना है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की गलती। इंश्योरेंस का काम पैसा बनाना नहीं है, उसका काम है आपको जीरो पर आने से बचाना। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये आपके फाइनेंशियल घर की नींव हैं। हो सकता है ये स्टेप थोड़ा बोरिंग लगे, पर इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, तो अब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है, अब बारी है वेल्थ बनाने की। और यहीं पर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हथियार काम आता है, और वो है कंसिस्टेंसी। द सिंपल पाथ टू वेल्थ यही सिखाता है कि कैसे लगातार छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से एक दिन बड़ी वेल्थ बन सकती है। अक्सर क्या होता है, लोग मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाते हैं और कभी इन्वेस्ट करना शुरू ही नहीं कर पाते। तो अमित ने क्या किया, उसने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। एक सिंपल सा सिस्टम, सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स फंड सिप में चला जाता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, सिप नहीं रुकनी चाहिए।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए की SIP की जाए और अगर 12% का एवरेज रिटर्न भी मिलता है तो 5 साल में ये रकम 6 से 7 लाख रुपए बन जाती है। इस स्टेप का गोल रातों रात अमीर बनना नहीं है, गोल है इन्वेस्टिंग की आदत बनाना और प्रोसेस पर भरोसा करना। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे मिलती है। अगर इस प्रोसेस को तेज करना है तो हमें अपनी इनकम भी बढ़ानी होगी। और यही आता है स्टेप 4, जो द मिलियनेयर फास्ट लेन से इंस्पायर्ड है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी कमाई कैसे बढ़ाई जाए। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ कह देता है। जॉब सिक्योरिटी एक मिथक है, एक भ्रम है। असली सिक्योरिटी है स्किल सिक्योरिटी। नौकरी आज है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर किसी के पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी मार्केट में डिमांड है तो पैसा कहीं से भी आ सकता है। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? पैसे को समझना, बचाना, इन्वेस्ट करना और इनकम बढ़ाना। लेकिन अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज है हम खुद। योर मनी और योर लाइफ किताब में बताया गया है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, असली लड़ाई तो हमारी अपनी आदतों और लालच से है। होता क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे और लालच भी बढ़ने लगते हैं। बस यहीं पर डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। गोल्डन रूल क्या कहता है? अपनी लाइबिलिटीज यानी देनदारियों को नहीं, अपने एसेट्स यानी संपत्ति को अपग्रेड करो। कोई भी नई EMI शुरू करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दो। लोग क्या सोचेंगे इस महंगे ख्याल से बचो और दिखावे से ज्यादा अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। इस आखिरी स्टेप का सार बस इतना सा है, जो लोग इनकम बढ़ते ही अपना लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड कर देते हैं, उनके लिए पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो पैसा आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। देखिए, सच तो ये है कि 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुमकिन है, पर ये आसान नहीं है। इसमें सैक्रिफाइस लगेगा, पेशेंस लगेगा और सेल्फ कंट्रोल लगेगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, अनुशासन का दर्द हमेशा पछतावे के दर्द से सस्ता होता है। आज चॉइस हमारे हाथ में है, या तो 5 साल बाद भी हम वही शिकायतें कर रहे होंगे या फिर हमारे पास कंट्रोल और कॉन्फिडेंस होगा।